जय हिंद एवरीवन। हम लोग आज पढ़ेंगे यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। उसके बारे में सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हमारा जो पार्लियामेंट है वो तीन चीजों से मिलकर के बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इटसेल्फ। तो बात करें कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या है। अगर यहाँ यूनी कैमरल लिखा रहता तो इसका मतलब होता है सिंगल हाउस। गेटिंग माई पॉइंट, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो। लेकिन जब बाई कैमरल लेजिस्लेचर लिखा है दैट मीन्स टू हाउसेस। तो हमारे यहाँ दो हाउसेस हैं, आप जानते हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को आपको लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, ठीक। राज्यसभा को अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। यहीं से दो सवाल बन जाता है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली द लॉ मेकिंग बॉडी। सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं है यूनियन लेजिस्लेचर, साथ में सारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का, जितने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है, यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड, पार्लियामेंट ही मंदिर है, एक तरह का टेम्पल है पूरे डेमोक्रेसी का, समझ लीजिए। और द पार्लियामेंट इज ए सेंट्रल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट शब्द जब भी इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरी तरफ स्टेट के लिए हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाइकामरल होता है, और राज्यसभा आपने देखा कि दोनों के लिए अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, राज्यसभा इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, लोकसभा इलेक्शन होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए इलेक्शंस ऐसे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होता, ना ही आप उनका चुनाव कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स का। तो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, यानी आप जिनको चुने हैं वो चुन करके भेजेंगे, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब हुआ आपने जिनका चुनाव किया वो चुन करके भेजते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव होता है इनडायरेक्टली, कैसे होता है बात करेंगे। और वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट्स को, कहां पर, राज्यसभा में, ठीक है। वहां पे इंडिया लेवल पर वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग अपने अपने स्टेट से। तो कहां से चुनाव होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यों की विधानसभा, स्टेट असेंबली के मेंबर्स चुनाव करते हैं। किसे चुनाव करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं। यानी हर राज्य अपने अपने विधानसभा के माध्यम से राज्यसभा में मेंबर्स भेजता है। कुछ बहुत राज्य ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े साइज के हैं, है ना। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से बहुत मैसिव पॉपुलेशन है। तो वो क्या करता है कि वो अपने पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनली वो सबसे मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है, जो कि है 31 मेंबर्स। वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत छोटे राज्य हैं जैसे कि सिक्किम, जहां पर इतने कम जनसंख्या है कि सिर्फ वो 1 मेंबर राज्यसभा में भेजते हैं, मैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं ये 6 इयर्स के लिए इनका टर्म पीरियड होता है। ये चाहे दोबारा 6 साल के बाद चुन करके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ सकते हैं। लेकिन लोकसभा के मेंबर का टर्म टेन्योर 5 साल है, तो राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर 6 साल होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा member of Rajya Sabha elected in such a manner that they do not complete their tenure altogether। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात ये है कि राज्यसभा में क्या होता है कि ये एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, कारण लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को इमरजेंसी पीरियड में, ऐसा हो सकता है। लेकिन राज्यसभा के लिए क्या है कि एक साइकिल बना दिया गया है, ठीक है। और उसमें 1/3 मेंबर्स जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, 1/3 मेंबर जो हैं वो हर एक दूसरे साल में अपना 6 इयर्स का टेन्योर पूरा कर चुके होते हैं। तो वो मेंबर्स 1/3 मेंबर जो हैं वो जहां जहां जिन जिन स्टेट से या यूटी से आए हैं वो वापस अपने यूनियन टेरिटरीज या स्टेट को वापस चले जाते हैं। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। तो पहला 1/3 मेंबर हर एक अपने दूसरे साल में 6 साल का टेन्योर पूरा कर लिया, ये चला गया अपने अपने स्टेट से
यूनियन टेरिटरी से या तो वही सेम चुन के आ जाए या तो कोई और चुन के भेजा जाए, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा लॉट, जो 1/3 लॉट है, वो अपना दूसरे साल में 6 साल का टेन्योर पूरा कर लेगा। तो फिर वो जाएगा वापस अपने स्टेट को और वहां पर जाकर के अपना टेन्योर पूरा करेगा, वहां से री इलेक्ट होकर के आए चाहे दूसरा कोई आए। फिर जब वो आ जाएगा तो फिर अगला वह 1/3, फिर वो अपना दूसरे साल में 6 साल पूरा कर चुका होगा। तो इसका मतलब है कि हाउस कभी खाली होता ही नहीं है, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता ही रहेगा। मेरी बात समझिएगा, मेंबर जो राज्यसभा का जो मेंबर होगा उसका टेन्योर 6 साल का होता है और एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई इस तरह से अलग अलग समय पे, यानी दूसरे साल में 1/3 अपना 6 साल का टेन्योर पूरा कर चुका होता है। याद रखिएगा ये चीज होता है। इसके अलावा जो एक बात और यहां पर है कि जो कोई भी स्टेट कितने मेंबर राज्यसभा में भेजेगा ये मेंशन कहां होता है, 4th शेड्यूल में। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा ही नहीं लोकसभा में भी अगर आपको कितने मेंबर भेजने हैं जो कि फिक्स्ड है ऑलरेडी, वो 4th शेड्यूल में मेंशन है कि हर स्टेट का अपना अपना स्ट्रेंथ है लोकसभा राज्यसभा में मेंबर भेजने का। अच्छा चलिए, फिर है कि अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स 12 मेंबर। 12 मेंबर अलग से अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, कारण ये मास्टर्स होते हैं अपने अपने फील्ड के, आर्ट है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स की दुनिया से हो सकते हैं, सोशल सर्विसेज से हो सकते हैं। ये चुने इसलिए जाते हैं कि इन्होंने जो अपने मेहनत से जो हासिल किया है, जो अचीवमेंट्स हासिल किया है, उससे स्टेट से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव जो राज्यसभा में बैठे हैं उनसे इंस्पिरेशन ले, सभा उनसे इंस्पिरेशन ले, इसीलिए उनको रखा गया है। 12 मेंबर्स आपको अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। जैसे अब तो हटा दिया गया लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन वहां भी होते थे। लोकसभा, द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, फिर राज्य में भी विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जिसके बाद सीएम का तय होता है, देश का लोकसभा का इलेक्शन के बाद पीएम तय होता है, तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड है क्योंकि आप वोट करते हैं। However, before the completion of the tenure, if the Lok Sabha is dissolved, no party forms a government with majority, a fresh election will conducted again. In case अगर किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है और उस समय अगर प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है, विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करता है और करने के बाद इनवाइट करता है कि ठीक है आपको मैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए आपको मैं देता हूं, इनवाइट करता हूं, आप अलायंस करिए अदर पार्टीज के साथ मिलकर के, और जो आधे से अधिक सीटों की जरूरत है, 272 सीटों की जरूरत है, उतना अगर आ जाता है तो इट्स ओके। लेकिन अगर अलायंस नहीं बनता है, कोई एक पार्टी अलायंस में सही चाहे अकेले अलायंस में सही, अगर वो 271+1 का आंकड़ा नहीं ला पाती लोकसभा में, उतनी सीटें नहीं जीत पाती, तो वहां होगा क्या, वहां पे फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे, फिर से सारे इलेक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉ मेकिंग के लिए आपका जिम्मेदार होती है। पार्लियामेंट तो वैसे भी आपका एक देखिए लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। दूसरा फाइनेंशियल फंक्शन, यानी मनी बिल है, बजटरी फंक्शन है, मतलब जो देश का बजट वगैरह है वो यहीं पे चर्चा भी होता है, पास भी होता है। ये इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर इट्स अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव जब बोलते हैं तो देखिए एग्जीक्यूटिव आपका दो होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो जब एग्जीक्यूटिव लिखा है दैट मीन्स कि ये दोनों भी आ सकते हैं, दोनों ही आते हैं, एक तरह से समझ लीजिए। चाहे जो चुन के आए हुए हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जिसमें मिनिस्टर हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, गेटिंग, और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो यूपीएससी के थ्रू चुन करके या कोई भी जो ऑफिशियल काम करता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोनों पे कंट्रोल कर सकते हैं ये पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट को पावर होता है कि वहां पर वो डिस्कशन करें किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर, फिर इनएक्टिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव भी कर सकते हैं, है ना।
डिस्कशन करके और बदलाव कर सकते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट आल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शंस एज इट्स इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में सिर्फ डिस्कशंस ही नहीं होते हैं, कुछ इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस भी होती है, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैंने बताया था कि इलेक्टोरल कॉलेज, वाइस प्रेसिडेंट वाले वीडियो में मैंने बताया था इलेक्टोरल कॉलेज, और प्रेसिडेंट वाले भी वीडियो में मैंने बताया था इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। तो यहाँ पे उतना नहीं जाते हैं डिटेल पे। तो पार्लियामेंट में इन दोनों पदों का चुनाव होता है। पार्लियामेंट के कुछ जुडिशियल फंक्शंस हैं, क्या है? एज इट कंसीडर्स एंड डिसाइड द प्रपोजल फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हायर कोर्ट। पार्लियामेंट ही वो अथॉरिटी है जो अगर इम्पीचमेंट लाना है, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट या सीजीआई, मैंने पहले भी बताया है, या वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व के खिलाफ हटाने के लिए रिजोल्यूशन लाना है, या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए रिजोल्यूशन लाना है, तो ये पार्लियामेंट ही में लाया जा सकता है। तो मतलब एक जुडिशियल फंक्शन यानी न्याय देने का भी, कहीं ना कहीं न्याय करने का भी काम करती है। चलिए, फॉलोइंग आर सम डिस्टिंक्ट पावर्स ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का कुछ पावर्स में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड द यूनियन लिस्ट। लोकसभा क्या करता है? यूनियन लिस्ट में जो कानून है, सब्जेक्ट्स है, उस पर कानून बनाता है। 3 लिस्ट है, आपको मैं बता चुका हूं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो लोकसभा यूनियन लिस्ट पर कानून बनाता है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बना सकता है। कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं, आपको सेंटर भी स्टेट भी। एंड कैन इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स, और साथ में इंट्रोड्यूस भी कर सकता है और उसे लागू भी करा सकता है मनी और नॉन मनी बिल्स भी, यानी ऑर्डिनरी बिल होगा, अदर बिल्स हो सकते हैं, उन्हें लागू कराता है। फिर राज्यसभा कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल। राज्यसभा अपना एसेंट देता है, मतलब अपनी सहमति देता है नॉन मनी बिल्स पर, मतलब अदर बिल्स जो है, जैसे ऑर्डिनरी बिल वगैरह है, तो लोकसभा में अगर एक बार पारित हो गया तो राज्यसभा में भी जाता है, वहां पे वो लोग अपना एसेंट देते हैं। अगर नहीं दिए तो ज्वाइंट सिटिंग होगा उस दशा में, याद करिए। तो लेकिन मनी बिल के कंसर्न में क्या कहेंगे? मनी बिल के कंसर्न में हम लोग ये कहते हैं कि राज्यसभा सुझाव दे सकता है, 14 दिन से ज्यादा, 14 डेज से ज्यादा वो रोक नहीं सकता मनी बिल को राज्यसभा में, और बस कोई सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। लोकसभा इसके लिए जरूरी नहीं कि लोकसभा माने ही माने उन सुझावों को। लोकसभा अप्रूव्स प्रपोजल, लोकसभा अप्रूवल देती है, कौन किस किस के मंजूर प्रपोजल देती है? किस पर? टैक्सेशन पर, टैक्स लगाने के लिए, बजट पर, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन चीजों पर लोकसभा अप्रूवल देती है। राज्यसभा अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राज्यसभा के बगैर मंजूरी के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट है, सिटी स्टेट्स का इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो राज्यसभा संविधान में किसी तरह के परिवर्तन को मंजूरी देता है। लोकसभा एस्टैब्लिशेस कमिटीज एंड कमीशंस एंड कंसीडर देयर रिपोर्ट। लोकसभा को अगर कोई जरूरी है कि किसी चीज, किसी इशू पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के को देखते हुए कोई कमेटी बने, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, और तो हिसाब किताब, गवर्नमेंट के जितने भी हिसाब किताब है उसको ऑडिट के रिपोर्ट को जांच करना, तो वो कमेटी बना सकती है, कमीशन बना सकती है, उसके रिपोर्ट को वो कंसीडर कर सकती है आगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा राज्यसभा कैन गिव्स द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। हाँ, स्टेट लिस्ट पर अगर कोई सब्जेक्ट है जिस पर पहले तो सोल राइट स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है, लेकिन अगर इनकेस स्टेट लिस्ट पर अगर कानून बनाना भी पड़े नेशनल लेवल पर, तो राज्यसभा ये मंजूरी देती है। याद रखिएगा, राज्यसभा में पहले आएगा, राज्यसभा ये मंजूरी देगी कि स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून यूनियन लेवल पर हो पाएगा। ध्यान रखिएगा। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के क्या स्पेशल पावर है लोकसभा के मुकाबले? इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव ए मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट over which only the state legislature can make law to either union list or concurrent list in the interest of the nation, the approval of the Rajya Sabha is essential। यही बात कर रहा है कि स्टेट लिस्ट में कोई भी अगर सब्जेक्ट है, अगर उसको हमको स्टेट लिस्ट से हटाना है या स्टेट लिस्ट पर वो सब्जेक्ट पे कानून बनाना है, तो इसके लिए आपको राज्यसभा की मंजूरी चाहिए होगी, क्योंकि यूनियन के पास अधिकार सिर्फ यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर होता है ना।
फिर आइए स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा देखते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल तो यही है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, वो एक्सक्लूसिव पावर है। राज्यसभा में मनी बिल इनिशिएट किया ही नहीं जा सकता, राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती या अमेंड भी नहीं कर सकती मनी बिल। वो सिर्फ सुझाव दे सकती है, रिकमेंडेशन कुछ दे सकती है कि भैया देखो ये चीजें चेंज कर लो क्योंकि ये स्टेट शायद हो सकता है इससे परेशान हो, तो वो सिर्फ 14 डेज के लिए ही रोक सकती है मनी बिल को। मनी बिल सबसे पावरफुल होता है। अमेंडमेंट मेड बाय द राज्यसभा टू द मनी बिल मे और मे नॉट एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, यही बोला गया कि लोकसभा जरूरी नहीं कि उसे एक्सेप्ट करे। बिल्स, ए बिल प्रपोज्ड बाय मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज गवर्नमेंट बिल। ध्यान दीजिएगा, बिल के बारे में बताया जा रहा है कि जो हम लोग बार बार सुनते हैं ये बिल्स क्या है। अगर कोई मिनिस्टर के द्वारा बिल प्रपोज किया गया है, ध्यान रखिएगा, तो उसको गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। हाउएवर इफ ए बिल प्रपोज्ड बाय अ नॉन मिनिस्टर, जो मिनिस्टर नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल। दोनों में अंतर समझ गए। अब if there is a disagreement between the two houses on proposed bill, then it is resolved through the joint session of parliament। अगर किसी बिल पर, समझिएगा, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया, तो उस दशा में दोनों में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और चूंकि जिसकी संख्या ज्यादा हो गई जिस हाउस का, वो हाउस ज्यादा पावरफुल है। तो आप जानते हैं 543 आपको लोकसभा में है और सिर्फ मात्र 238 प्लस 12 आपको राज्यसभा में, तो आंकड़ों का भी अंतर आपको बिल के तरफ वोटिंग करने पर ज्यादा फेवर में जाता है। रिगार्डिंग द मनी बिल, आप जानते हैं कि सिर्फ 14 डेज से ज्यादा आप नहीं रोक सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये है फिगर जो आपको लोकसभा में टोटल 545 होते हैं, जो 543 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और जो 543 और 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। खैर, उसे एंग्लो इंडियंस के प्रोविजन को शायद सरकार ने हटा दिया है। आप ध्यान दीजिए कि सरकार बनाने के लिए आपको आधे से अधिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। इतना पे आपका 271 प्लस 1 अगर आएगा सीट तो ही आप सरकार बना सकते हैं, और उसके बाद रेस्ट ऑफ तो जो पार्टीज हैं ही वो। दूसरी तरफ 240 यह राज्यसभा है, इसमें आंकड़ों से सरकार नहीं बनता है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स से कहा जाता है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे होता है, ठीक। तो ये 245 अभी वर्तमान में 245 है, पहले ये 250 था, 238 प्लस 12 था, तो अब ये 245 है। तो समझ लीजिए उसमें घटा लीजिए 12, क्योंकि 12 जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये देखिए कुछ इस मैप में आप ध्यान से देखें तो हर यूनियन टेरिटरी और हर स्टेट में दो चीजों को दिखाया गया है। पहला लोकसभा सीट और दूसरा राज्यसभा सीट। टोटल सीट्स भारत में जितनी है, एमपीज जितने हैं वो आप समझ लीजिए। ये 233 प्लस 12, ये 12 नॉमिनेटेड है, अपॉइंटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा। मास्टर्स होते हैं किसी ना किसी फील्ड में, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, जो भी है, ठीक। तो इस तरह से आप देखिए हर राज्य में आपको पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, इस तरह से आप इसे बड़े धैर्य पूर्वक देखिए, एटलीस्ट अपने स्टेट और आसपास के स्टेट को देखिए। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो आपका लोकसभा में कितनी सीटें हैं यूपी की 80, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं 31। तो इस तरह से बाकी सारे हाउसेस का, सारे स्टेट्स का देखिए ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि इस तरह हर स्टेट में अलॉटमेंट है, 4th शेड्यूल के अनुसार है। शायद ये आपको इमेज बहुत क्लियर नहीं हो, तो हालांकि मैं बोल करके इसको समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। देखिए लोकसभा का स्पीकर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सभा को चलाने की जिम्मेदारी उसी को दी जाती है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज पर्सन इन चार्ज ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्पीकर एक होता है, ऐसा नहीं कि स्पीकर है तो स्पीकर बजाया क्यों नहीं जाता, ये वो वाला स्पीकर नहीं है। स्पीकर सेशन चलाते हैं, आपको हाउस चलाते हैं। तो स्पीकर होता है आपका लोकसभा में, और राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और डेप्यूटी चेयरपर्सन होते हैं जो राज्यसभा में। उसी तरह लोकसभा में स्पीकर होता है और उनकी अनुपस्थिति में एक डेप्यूटी स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, एक वर्ड समझ लीजिए, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर टेम्पोररी, यानी प्रेसिडेंट जब चुनाव होता है, नई नई सरकार बनती है और पहला दिन होता है, तो प्रेसिडेंट चेयर करते हैं पहला दिन लोकसभा को। उसके बाद वो प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, नॉर्मली सीनियर मेंबर होता है लोकसभा का। वो क्या करता है, वो उसकी चुनाव आपसी सहमति से करा दी जाती है। वो बस
उस दिन की कार्रवाई या जब तक कि उसको बोला गया है तब तक की कार्रवाई बस वो करेगा, और आम सहमति से फाइनली एक परमानेंट स्पीकर को चुन लिया जाएगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर का ओथ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है, ध्यान रखिएगा। डेप्यूटी स्पीकर का भी ओथ नहीं होता है, डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देता है। चलिए, द स्पीकर इज इलेक्टेड इन वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर द जनरल इलेक्शन, पहले प्रोटेम, फिर स्पीकर फाइनली होता है चूजन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। स्पीकर का भी टर्म 5 ईयर होता है। ये जो क्लियर नहीं मैं पढ़ दे रहा हूं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एज सून एज द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए स्पीकर प्रोटेम, यानी जैसे ही चुनाव हो जाता है और नया सरकार का गठन होता है तो प्रेसिडेंट के भाषण के बाद लोकसभा में एक प्रो टेम्पररी स्पीकर को चुनाव होता है, हु इज जनरली द मोस्ट सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस, जो मैंने बताया कि सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा, स्पीकर हेड बोला जाता है लोकसभा का। ही शी इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द लोकसभा। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंडक्ट्स द बिजनेस in the house. A deputy speaker is also elected to officiate in the absence of the speaker, यानी स्पीकर का काम क्या है? बिजनेस चलाना। बिजनेस का मतलब काम, जो काम को चलाना, हाउस को चलाए रखने का काम, पूरा नियम से हाउस को चलाना है, जो भी उसका कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है। फैक्ट्स को देखते हैं। जीवी मावलंकर पहले स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा में 1952 से 1956। फिर M.A. अयंगर was the first deputy speaker 1952 से 1956, मतलब स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर। फिर डॉक्टर बलराम जाखड़ was the longest serving speaker 1980 से लेकर 1989 तक। फिर GMC बालायोगी is the first speaker to die in the office, यानी स्पीकर रहते हुए उनकी डेथ हो गई, 1998 से 2002 तक थे। फिर मीरा कुमार is the first woman speaker of the लोकसभा 2000 से 2009 से, माफ कीजिएगा 2013। फिर आई सुमित्रा महाजन, और अब वर्तमान में ओम बिरला है, वो आपको स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा का तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि वहां का चेयरपर्सन तो ऑब्वियस है वेंकैया नायडू होंगे, जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो वहां के चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक। और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और जितना हो सके रिसर्च करिए, हर तरह का एग्जाम निकलेगा। जय हिंद।